Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindu's News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are going to explain today. So the first article is on string of pearls theory, particularly related to China. तो कैसे देखेंगे कि कैसे चाइना का जो ambition है इंडियन ओशन रीजन वो बढ़ते आया है, क्या मेजर्स चाइनीज गवर्नमेंट ने लिए टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए टू काउंटर इंक्रीजिंग एम्बिशंस ऑफ चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन. सो ऑल दिस डायनामिक्स वुड बी इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is related to biodecomposers. So यहाँ पर biodecomposers से जाने से पहले देखिए कि क्यों दिल्ली is at the focal point of every debate related to air pollution. Air pollution का जब भी बात करते हैं दिल्ली उसके focal point में होता है. So देखिए कि what are the reasons for increased air pollution in Delhi. Then one of the measures to counter air pollution in Delhi, that is biodecomposer. So हर एक measures जो है इसके साथ साथ देखेंगे, ambition को widen करेंगे, horizon को widen करेंगे और देखेंगे क्या क्या measures गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने लिए हैं टू काउंटर एयर पोल्यूशन सिनेरियो इन दिल्ली. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर सेकंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू द लंपी स्किन डिसीज. सो यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे. लाइफ स्टॉक्स क्या है, लाइफ स्टॉक्स कैसे गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं टू इंक्रीज द हेल्थ सिनेरियो ऑफ लाइफ स्टॉक्स. और हम लोग देखेंगे व्हाट इज दिस लंपी स्किन डिसीज. लंपी स्किन डिसीज किसके वजह से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हाउ टू क्योर लंपी स्किन डिसीज. ऑल दिस डायनामिक्स वुड बी इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth article is related to the cheetah relocation program. So यहाँ पर कुछ basics questions के माध्यम से हम लोग इसे explain करने की कोशिश करेंगे. कहाँ से लाया जा रहा है चीतास को, कौन से चीतास हैं, अफ्रीकन चीतास हैं कि एशियाटिक चीतास हैं, उनके IUCN स्टेटस कहाँ पर है, कहाँ पर हम लोग रिलोकेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. ऑल दिस एस्पेक्ट्स वुड बी डिस्कसिंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू द साउथ वेस्ट मानसून, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंडियाज मानसूनल एस्पेक्ट. सो वहाँ पर इंडिया के जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके मेंस पे. सो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मानसून क्या है, साउथ वेस्ट मानसून क्या है, रिट्रीटिंग मानसून क्या है, इनके मैकेनिज्म्स क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इश्यूज हो रहा है. सो ऑल दिस डायरेक्ट्स वुड बी इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. द सिक्स्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू टू ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज द वर्ल्ड बैंक एंड दी IMF. सो यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, एज वेल एज एक और जो डाउट जो कि काफी स्टूडेंट्स में हम लोग देखते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड IMF. सो देखिए कि वर्ल्ड बैंक और IMF का जो मैंडेट है कैसे अलग है, बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड बैंक और IMF किस किस एस्पेक्ट्स में कोलैबोरेट करते हैं. ऑल दिस डायनामिक्स वुड बी इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सेवेंथ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी. जब भी हम लोग चाइना का बात करते हैं, वी हैव टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. द वन इज इन द टेरिटोरियल डिस्प्यूट, दैट इज इन द LAC रीजन. द सेकेंड इज इन द मैरीटाइम स्फीयर, जो कि है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी. सो देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी. सो उसे समझने के लिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द मेजर मैरीटाइम चॉक पॉइंट्स. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैरीटाइम ट्रेड रूट्स में बेसिकली काफ़ी सारे चॉक पॉइंट्स होते हैं. चॉक पॉइंट्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर जो ट्रांजिट की जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई होते हैं. The most important transit choke points are the 7 and 8, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का. और ये जो रीजन है इससे एक हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हैवी ट्रांजिट जो है वो ईयरली एनुअल लेवल पे एक ह्यूज अमाउंट जो है वो इस रीजन से 7 to 8 रीजन से ट्रांसमिट होता है. इसीलिए चाइना चाहता है कि यहाँ पर अपना जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो बढ़ाए. और the plan by which China is trying to increase a strategic depth in this region, that is known as string of pearls. So चाइना क्या चाहता है कि ये जो मेजर ऑयल शिपिंग लेन्स है या जो मेजर मैरीटाइम ट्रेड रूट्स है उसके पैरेलली वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाए, वहाँ पर उनका जो प्रेजेंस है वो बढ़ाए. एंड दिस थियरी इज नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी. अब इससे इंडियन सिक्योरिटी को क्या इशू है, इंडियन सिक्योरिटी को ये इशू है कि इट इज काइंड ऑफ एनसर्कलिंग इंडियाज मैरीटाइम रूट्स. इंडिया के जो मैरीटाइम एस्पेक्ट्स है या जो मैरीटाइम स्पीयर है जहां पर इंडियन नेवी इज हैविंग इट्स स्पीयर, वहां पर चाइनीज नेवी इज इंटरवीनिंग, वहां पर चाइनीज नेवी अपना हेजेमनी दिखा रहा है. एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स काफी सारे मेजर्स लिए हैं टू काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी व्हाट आर द मेजर्स. So one of the foremost measure is India's Act East policy, जो कि कहीं ना कहीं 2014 में लॉन्च किया गया था आफ्टर LEP. जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एडवांस वर्जन इज नोन एज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जहां पर इंडिया इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट विद द इकोनॉमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. जो साउथ ईस्ट नेशन जो हैं इन कंट्रीज के साथ, थाईलैंड हो गया, बर्मा एज वेल एज अदर कंट्रीज के साथ वो इंटीग्रेट करना चाहता है. इवन जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ऑल दिस कंट्रीज के साथ वो इंटीग्रेट करना चाहता है विद द एम
one of the aim of which is to counter China. It is not the foremost aim, but one of the subsequent aims of India's East Act East policy. Second aspect is that we are building and accessing ports. जहाँ पर कुछ examples की बात करें तो for example the Chabahar port जहाँ पे हम लोग build करें in Iran. We are also helping deep sea port infrastructure in Indonesia, deep water port in Sittwe जो कि म्यांमार में है. We are helping Bangladesh to modernize seaport in Mongla. We are also having agreements with Oman, also with that of Singapore. So इन countries के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग either वहाँ पे ports बनाने के लिए help कर रहे हैं या वहाँ पर जो ports है उसे हम लोग access करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर agreements ला रहे हैं. We are also having military and naval relationship जहाँ पर म्यांमार हो जाए, for example the Quad is one of the foremost aspects. काफ़ी बार हम लोग Quad को anti China rhetoric से देखते हैं. So these are some of the measures जो कि Indian government is taking to counter India's response. Then we are also building the coastal radar networks जहाँ पर हम लोग विद सीचल्स हो गए, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, मॉरिशियस, मालदीव्स, बांग्लादेश, हर एक कंट्री के साथ हम लोग वहाँ पर कोस्टल सर्वेलेंस रडार नेटवर्क्स जो है वो हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब जब हम लोग के पास कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम्स हैं तो जो डाटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो डाटा हम लोग के पास हैं उसे स्क्रूटिनाइज करने के लिए, उसे कंपाइल करने के लिए और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्रेंडली नेशंस के लिए वी आर ऑल्सो बिल्डिंग द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन जो कि पर्टिकुलरली बेस्ड होगा इन गुड़गांव. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर मेजर्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट ले रहा है टू काउंटर China's increasing ambition in the Indian Ocean region. With that clarity, now let's move to our next aspect, that is on the biodecomposers. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, biodecomposers में जाने से पहले you need to understand the reason why Delhi is at the focal point of the air pollution debate in India. So उसे समझने के लिए let's see जो basic aspects है that I have already discussed in the 18th August, but yes, let me provide you a gist of what I have discussed there. So जो gist है the basic reasons of air pollution in Delhi. The first is the increased population. Increased population, हर एक आदमी जो है whether corporates हो, students हो, they come to Delhi. Delhi has become a melting point. Melting point के बनने के कारण जो population है वो काफ़ी हाई रेट में इंक्रीज हो रहे हैं. जब हाई रेट में population इंक्रीज हो रहा है तो you are not having a planned development. सड़कें जो हैं या जो सीवेज सिस्टम्स है वो प्लान तरीके से नहीं बन रहे हैं और इसके वजह से बिकॉज वी आर हैविंग अ इंक्रीज पॉपुलेशन, हर एक आदमी को अपने प्राइवेट व्हीकल्स चाहिए. सो दैट इज काइंड ऑफ इंक्रीजिंग दी व्हीकुलर ट्रैफिक के कारण इट इज एडिंग टू द एयर पोल्यूशन. इसके साथ साथ जो सराउंडिंग रीजन्स हैं एनसीआर रीजन में वी आर ऑल्सो हैविंग द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टबल बर्निंग जो कि फार्मर्स पर्टिकुलरली करते हैं. इसके कारण भी बिकॉज ऑफ द लैंडलॉक्ड ज्योग्राफी ऑफ दिल्ली जो भी पॉपुलेशन है उसके कारण हम लोग व्हीकुलर ट्रैफिक के कारण एयर पोल्यूशन तो हो रहा है, उसके ऊपर से जो स्टबल बर्निंग हो रहा है इन द सराउंडिंग रीजन दैट ऑल्सो पोल्यूशन इज कमिंग टू दिल्ली. दैट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली. सो दैट इज वाई जब भी एयर पोल्यूशन का डिबेट होता है दिल्ली इज एट द फोकल पॉइंट. सो इसको काउंटर करने के लिए काफी सारे मेजर्स दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर द इयर्स एंड वन ऑफ द मेजर इज of the biodecomposer that is known as Pusa decomposer, particularly developed by the ICAR, Indian Council of Agriculture Research. So please refer to the video of 18th August ताकि समझ पाए कि कौन से दूसरे measures हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as well as government of Delhi has taken to counter the air pollution scenario in Delhi. With that, now let's move to our next aspect, that is the lumpy skin disease. अब यहाँ पर लंपी स्किन डिसीज में जाने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस लंपी स्किन डिसीज इज इंपॉर्टेंट. उसे समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे लाइवस्टॉक इज इंटीग्रेटेड टू द इकोनॉमी. टू अंडरस्टैंड हाउ लाइवस्टॉक इज इंटीग्रेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइवस्टॉक. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. व्हाट इज लाइवस्टॉक? सो लाइवस्टॉक आर domesticated terrestrial animals. They are raised to provide array of goods and services. For example, traction के लिए हो सकता है, मीट के लिए बढ़ा रहे हो या मिल्क के लिए, एग्स के लिए, फाइबर्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो आप डोमेस्टिकेट करते हो एनिमल्स को, उसे हम लोग किसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लाइव स्टॉक्स को. अब लाइव स्टॉक्स के काफ़ी एनिमल्स को हम लोग इसलिए लाइव स्टॉक्स में ला सकते हैं. गोड्स भी लाइव स्टॉक्स में आ जाते हैं, डक्स भी आते हैं, बफेलोज भी, शीप्स भी, हॉर्सेस, कैटल्स, पिग्स, चिकन सब लाइव स्टॉक्स में कंसिडर हो जाते हैं. अब दिस हीट मैप इज ऑफ कैटल्स में आप देखिए कैसे जो पॉपुलेशन है कैटल्स का दैट इज क्वाइट हाई इन इंडिया. So that is how important or significant the aspect of cattle or livestock is in India because we are having a very huge density. So let's see कि what are the aspects. So यहाँ पर जब भी हम लोग livestock से बात कर रहे हैं
एस्पेक्ट ऑफ दिस डेंसिटी इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द लाइवस्टॉक सर्वे. अब लाइवस्टॉक सर्वे क्या है, व्हाट इज द रीसेंट लाइवस्टॉक सर्वे, ऑल दोस एस्पेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द 2nd August वीडियो, बट फॉर योर basic understanding let me provide you some of the basic points. So one of the most basic point is that जो overall bovine population है उसमें हम लोग increase देख रहे हैं. There is 1% increase in the overall bovine population according to the recent livestock survey. बट इसमें कैच ये है कि कैटल पॉपुलेशन में भी हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं ऑफ 8%, 0.8% सॉरी. बट ये जो कैटल पॉपुलेशन में ग्रोथ देख रहे हैं उसमें इंडिजिनस पॉपुलेशन की काफी कम शेयर है. जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसमें हम लोग डिक्लाइन देख रहे हैं. सो दिस पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज दी अदर स्पीसीज, जो कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टेड स्पीसीज. तो यहां पर जो इंडिजिनस कैटल है उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज डिक्रीजिंग, एंड दैट इज व्हाई the government of India has taken major measures to increase this indigenous cattle population. और हर एक measure जो कि is related to this cattle population that I have discussed in the 2nd August video. So please refer to the video here. Now इस पर build up करते हैं. अब बात करते हैं what is the lumpy skin disease. So lumpy skin disease is a disease caused by the lumpy skin disease virus. इसमें क्या होता है, जो कैटल्स हैं, कैटल्स में ऐसे नोड्यूल्स बन जाते हैं और ये जो नोड्यूल्स हैं ये स्प्रेड होते हैं थ्रू मॉस्किटोज हो सकते हैं, टिक्स के थ्रू हो सकते हैं, इवन जो फूड और सलाइवा है उससे भी वो स्प्रेड हो सकते हैं. एंड एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग नो ट्रीटमेंट फॉर द वायरस. सो प्रिवेंशन जो है इज द ओनली मेजर. काफ़ी सारे वैक्सीन हैं जो कि कॉमर्शियल होने से पहले जो प्री स्टेज है, प्री कॉमर्शियल स्टेज उस पर है. लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम. बट एज ऑफ नाउ द मोर्टेलिटी रेट ऑफ लंपी स्किन डिसीज इज ऑफ 10%. और इंडिया में इनिशियली वो फॉर्म फाउंड किया गया था इन ओडिशा वे बैक इन 2019. सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लंपी स्किन डिसीज. अब लंपी स्किन डिसीज क्यों इंपॉर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द लाइवस्टॉक इज इंटीग्रेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी, and this aspects I have discussed in the 2nd August video. So please again I am telling you, please refer to the video here to an understanding कि क्यों लाइवस्टॉक इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं टू रिवाइव द लाइवस्टॉक हेल्थ ऑफ इंडिया. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो. With that understanding, now let's move to our next aspect, that is on the cheetah relocation program. अब यहाँ पर चीता रिलोकेशन प्रोग्राम को बेसिक से समझते हैं. सो जो व्हाट इज चीता रिलोकेशन प्रोग्राम, सो उसे समझने के लिए पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीतास क्या होते हैं. सो देयर इज अ वेरी माइल्ड कंफ्यूजन, देयर इज एन एम्बिग्विटी इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कि चीता जो है वो कहीं ना कहीं लेपर्ड्स तो नहीं है या जैक्वास तो नहीं है. सो फॉर योर क्लैरिटी लेट मी हैव दिस पॉइंट. सो जो चीताज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम लिपर्ड्स एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम जैगवास. और आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पॉट्स दैट वी फाइंड इन द बॉडी. और यहाँ पर हम लोग जो पर्टिकुलर बात करें दैट इज ऑन चीताज. अब चीताज में भी दो टाइप्स के होते हैं. द बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप्स आर द अफ्रीकन चीता एंड द एशियाटिक चीता. जो अफ्रीकन चीता है जो कि हम लोग रिलोकेट कर रहे हैं दैट इज द अफ्रीकन चीता. और अफ्रीकन चीता जो हैं वो दे आर बिगर इन साइज दैन द एशियाटिक चीता. एशियाटिक चीता अफ्रीकन चीता के कंपैरिजन में कम होते हैं, स्मॉलर होते हैं. एज वेल एज अगर आप IUCN स्टेटस भी देखो देन यू वुड फाइंड कि जो अफ्रीकन चीता है दे आर वर्नरेबल. उनका जो स्टेटस है IUCN स्टेटस दैट इज वर्नरेबल, जबकि एशियाटिक चीता का जो स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि व्हाट इज दिस चीता रिलोकेशन प्रोग्राम. सो लेट्स सी. सो हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया. बेसिकली अफ्रीकन चीताज हैं, सो हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ला रहे हैं. कहां पे ला रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग देम टू द क्यूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इट वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट बैक इन 1952. 1952 में इट वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट. सो उसे कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए वी आर हैविंग दिस प्रोग्राम. और यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट विच एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस चीता रिलोकेशन प्रोग्राम, एंड दैट इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. Now with that clarity in mind, now let's move to our next aspect, that is on the southwest monsoon. So this southwest monsoon is a very important topic. क्यों important है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में हर वक्त मानसून जो है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. तो इसीलिए इसको बारीकी से समझेंगे. स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल कि मानसून होता क्या है, फिर देखेंगे कि मानसून के कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कौन सा है, रिट्रीटिंग मानसून क्या है, मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज मानसून. सो मानसून इज कमिंग फ्रॉम एन अरबिक वर्ड नोन एज मौसिम. सो मानसून जो है दे आर बेसिकली सीजनल विंड्स, और जो कि जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन. फॉर एग्जाम्पल जो समर्स हैं,
समर्स में दे ट्रैवल फ्रॉम सी टू लैंड, वेयर एज विंटर्स में दे ट्रैवल फ्रॉम दी लैंड टू सी। और इसके कारण वी आर हैविंग एन डबल सिस्टम ऑफ सीजनल विंड्स। और यहां पर आउट ऑफ द 4 सीजनल डिविजन्स इन इंडिया, जो 2 सीजन है दैट इज पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ मानसून। सो इंडिया में 2 टाइप के मानसून देखते हैं हम लोग, कौन से? द फर्स्ट इज द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, सेकेंड इज द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो हम लोग देखते हैं इन द मंथ्स ऑफ जून एंड सितंबर, जबकि रिट्रीटिंग मानसून हम लोग देखते हैं इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। सो आप देख सकते हैं कैसे ये जो साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं उसे हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन। सो दैट इज समथिंग शोन इन द फर्स्ट फिगर, जो कि हम लोग समर्स में कहीं देखते हैं, जबकि विंटर्स में जो ये मानसूनल विंड्स है वो वापस रिट्रीट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून, जो कि विंटर्स में हम लोग देखते हैं इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। सो अब देखते हैं इसकी बारीकियों में जाते हैं, आप देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस द साउथ वेस्ट मानसून। सो लेट्स सी। So the first factor is the differential heating of heating and cooling of the land and water. इसके कारण क्या होता है? It creates a low pressure in the Indian subcontinent. Indian subcontinent में एक low pressure region create करता है, और इसकी वजह से जो ITCZ है, that is the intertropical convergence zone, वो shift हो जाता है in the Indo-Gangetic plains. Indo-Gangetic plains की तरफ वो आ जाता है. So that is the next aspect, the shift of the position of the ITCZ. Then we are also having the presence of high pressure area. कहाँ पर? In the south of Indian Ocean region, particularly near to the Madagascar. Madagascar से नज़दीक we are having a permanent high pressure cell. Then another factor responsible is the low pressure region in the Tibetan plateau, which you can see in this figure. So these are some of the aspects along with the subtropical jet stream and the African easterly jet stream, as you can see in this figure and this red line arrow. So these are some of the aspects that influences the southwest monsoons formation. अब ये जो फैक्टर्स है ये इन्फ्लुएंस करते हैं, पर कैसे इन्फ्लुएंस करता है? टू अंडरस्टैंड, लेट्स सी द मैकेनिज्म. सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. सो साउथ वेस्ट मानसून में जो स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जून. जून में क्या होता है? सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वर्टिकली जो सन है वो शाइन करता है. इसके कारण जो टेम्परेचर बढ़ जाता है. जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो कि एक लो प्रेशर रीजन है, वो नॉर्थवर्ड मूव करते हैं. जैसे ही नॉर्थवर्ड मूव करते हैं तो जो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जो कि पर्टिकुलरली ऐसे मूव करते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करते हैं दे बिकम साउथ वेस्ट विंड्स. और इसे जो है दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट. कोरियोलिस इफेक्ट के कारण वी आर हैविंग दिस शिफ्ट इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट. And that is something that you should understand related to the southwest monsoon. Now, जैसे ही जो साउथ ईस्ट के ट्रेड विंड्स है क्रॉस करते इक्वेटर को, दे बिकम द साउथ वेस्ट, एंड देन दीज कम टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. जैसे ही वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं दे फर्स्ट इंटरेक्ट विद द वेस्टर्न घाट्स. जैसे ही वो आते हैं, वो क्योंकि सी के थ्रू आ रहे हैं, देन दे ऑक्यूपाई मॉइस्चर को इकट्ठा करते हैं, और जैसे ही मॉइस्चर लेडन दिस विंड्स दे इंटरेक्ट विद वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में आते ही वो वहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में हेवी रेनफॉल कॉज करते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ दिस वेस्टर्न घाट्स, जैसे ही वो वेस्टर्न घाट्स से टकराते हैं दे गेट डिवाइडेड. एक फैक्शन को बोलते हैं हम लोग अरेबियन सी फैक्शन, जो कि कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 65%, वैसे अनदर फैक्शन इज नोन एज द बे ऑफ बंगाल फैक्शन. तो जैसे ही जो साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स वो आते हैं, टकराते हैं, दे गेट डिवाइडेड इन दी अरेबियन फैक्शन एंड बे ऑफ बंगाल फैक्शन. देन अरेबियन फैक्शन जो है वो पैरेलली मूव करता है वेस्टर्न घाट्स में, वहां पर रेनफॉल क्रॉस करता है, एंड दे मूव थ्रू दिस विंध्यास एंड सतपुरास एंड दे रीच दी पंजाब प्लेन्स. वेयरएज इफ यू सी इन द केस ऑफ बे ऑफ बंगाल बेंच जो है वो काइंड ऑफ पैरेलली मूव करता है ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. इसके कारण ही यहां पर हम लोग रेनफॉल नहीं देखते इन दी साउथ वेस्ट मानसून टाइम. देन जो बे ऑफ बंगाल है दे इंटरेक्ट विद दी अरक्कन माउंटेन्स ऑफ म्यांमार. जैसे ही वो अरक्कन माउंटेन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो अगेन डिवाइड हो जाते हैं. एक फैक्शन जो है वापस इंडिया की तरफ जाते हैं, और क्योंकि हिमालयाज है तो हिमालयाज के पैरेलली मूव करता है, एंड दे इंटरेक्ट विद दी अरेबियन फैक्शन इन दी पंजाब प्लेन्स. वेराज जो दूसरा फैक्शन है दे गो टू दी नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग के पास हैं गारो, खासी एंड जयंतिया माउंटेन्स, और इसके कारण दे गेट डिवाइडेड, वहां पर रेनफॉल होता है, एंड दैट इज द रीजन हाउ इंटेंसिव रेनफॉल इज समथिंग दैट वी सी इन नॉर्थ ईस्ट में जो इंटेंसिव रेनफॉल है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्शन. सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इज. विद दैट नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिट्रीटिंग मानसून.
अब जो विंड्स हैं जो कि पर्टिकुलरली आपके सब कॉन्टिनेंट में आए हैं, दिस विंड्स अगेन गो बैक एंड दैट मैकेनिज्म इज नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून मैकेनिज्म. सो लेट्स सी क्या है मैकेनिज्म. सो जो इनिशियली वी हैव अ सीजन ऑफ क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर, और ये जो राइज इन टेम्परेचर है, बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल्सो हैव हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, और ये जो कंडीशन है इसे हम लोग कहते हैं अक्टूबर हीट. बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, वी आर हैविंग लो प्रेशर रीजन, और इसके कारण दिस मानसून स्टार्ट्स टू रिट्रीट, गो बैक. और इसके कारण व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट जब ये वापस जाता है, सो मेजर टेरिटरी ऑफ इंडिया में हर जगह जो है वो रेनफॉल नहीं कॉज करता है. इट इज ओनली स्पेसिफिक टू सम एरियाज. It only causes rainfall in the areas of Tamil Nadu and in the southern region of श्रीलंका. तो ये जो रीजन्स है यहाँ पर सिर्फ वो रेनफॉल कॉज करते हैं, अदर एरियाज में वो रेनफॉल बेसिकली क्रॉस नहीं करते हैं. एंड दैट इज वाई ये जो रिट्रीटिंग मानसून है दैट इज एडिंग दी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन तमिलनाडु. सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि रिट्रीटिंग मानसून में तमिलनाडु और उस रीजन्स में बारिश होता है, बट साउथ वेस्ट मानसून में यू डोंट सी दैट. साउथ वेस्ट मानसून क्योंकि पैरेलली मूव करता है तो यहाँ पर इस रीजन्स में बारिश नहीं होता है. सो दिस इज सम स्पेसिफिकेशन दैट यू डोंट अंडरस्टैंड. विद दैट नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन दी टू ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज वर्ल्ड बैंक एंड IMF. सो जो एस्पेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 31 अगस्त वीडियो, जहां पर आई डिस्कस कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो क्या होता है, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस in World Bank Group. For example, the first organization is the IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Second is the IDA. Third is the IFC. Fourth one is the MIGA and the fifth one is the ICSID. अब यहाँ पर जो फर्स्ट दो ऑर्गेनाइजेशन है, the IBRD and IDA, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक. So this is the basics of World Bank. Now another organization जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया, that is the IMF. So IMF is also that I already discussed in our 2nd September video. So IMF जो है as along with World Bank is a creation of the Bretton Woods Conference. दोनों जो निकल के आए हैं that is from the Bretton Woods Conference. और इसी के वजह से IMF plus World Bank को हम लोग क्या कहते हैं, the Bretton Woods Institutions. And ये conference जो हुआ था that happened way back in 1944. And because of the major happenings, for example Great Depression और other happenings के कारण जो importance है IMF का वो बढ़ गया है. And as of now we are having its headquarters in the Washington DC. अब ये जो organizations है World Bank as well as IMF, they are differing. यहाँ पर जो है उनका mandate में एक बारीकी है, एक difference है. But at the same time because of the difference in mandates और interaction in mandates they also collaborate. So देखते हैं क्या है बारीकी, the difference between the IMF and World Bank. So what you need to understand, जैसे मैंने कहा दोनों organizations IMF and World Bank are created out of the Bretton Woods Conference जो which happened in the July month of 1944. अब यहाँ पर जो मैंडेट है उसमें एक डिफरेंस है. अगर आप IMF की मैंडेट की बात करें, सो दैट इज टू प्रमोट ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइसेस एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. बट अगर आप मैंडेट बात करें वर्ल्ड बैंक की, सो दैट इज टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट. अब क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू इकोनॉमी, इसीलिए ये दो ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये कोऑपरेट भी करते हैं. सो लेट्स सी कैसे कोऑपरेट करते हैं. सो दे कोऑपरेट एट द हाईएस्ट लेवल जहां पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठते हैं. दे आल्सो कोऑपरेट एट द मैनेजमेंट लेवल एंड आल्सो एट द स्टाफ और कोलैबोरेशन लेवल. इसके साथ साथ व्हाट दे assure by this collaboration is that they make such aspects, for example the assessing financial stability की बात हो या debt burdens जो है जो कि heavily in debt poor countries है उन पे, या climate change की बात करें, या to fulfill the 2030 development goals, that is the sustainable development goals. So इन सब aspects पे वो collaborate करते हैं and that is how the IMF and World Bank collaborate to integrate or to have a stability in the economy of the world. So that is something that you should understand. Now with understanding, now let's see. So both these questions are related to the International Monetary Fund. The first question is that which of the following statements is not true? Please याद रखें, this is not true regarding the IMF. Second one is also regarding which is not true. Which of the following statement is not true regarding the membership of IMF? तो दोनों questions is related to IMF. Please try to attempt this question. काफ़ी straightforward questions हैं. And as usual ये जो questions हैं इनके explanations along with the answers would be provided in the form PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.
एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म पीडीएफ यू वुड गेट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप. सो इफ यू हैवंट जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज डू ज्वाइन, डोंट डिले. एज वेल एज जो पीपीटी है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, उसका जो लिंक है दैट यू वुड गेट इन आवर वीडियोस डिस्क्रिप्शन एज यूजुअल. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. We're working hard for you guys, but most importantly you have to study hard, work hard, and most importantly of all is that you have to stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.